हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे अधिशोषण समतापी के बारे में और वहां पर हम लोग ये देखे थे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के साथ किस प्रकार से बदलती है। ठीक है, आज का जो मेरा क्लास है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अधिशोषण का प्रयोग क्या है। यानी कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अधिशोषण के अनुप्रयोग, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिसमें हम लोग अधिशोषण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो मेरा कार्य है वो यह है कि हम लोग इसका उपयोग यानी कि अधिशोषण का उपयोग हम लोग किसी पात्र में निर्वात उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पहला नंबर पॉइंट। ठीक, तो सबसे पहला हो गया कि हम लोग इसका उपयोग उच्च निर्वात उत्पन्न करने में करते हैं। ये किस प्रकार से करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर में हम लोग क्या किए, वैक्यूम पंप द्वारा उसमें से बहुत सारी गैस जो होती है निर्वात उत्पन्न करने के लिए हम लोग उसमें से बहुत सारे गैसेस को निकाल दिए हैं। हो सकता है उसमें कुछ मात्रा में अभी भी कुछ वायु बच गया हो, ठीक है, या अन्य गैस से बच गई हो, तो फिर उस केस में क्या करते हैं कि उसमें चारकोल पाउडर को डाल देते हैं। चारकोल पाउडर को जब सिलेंडर में डाल दिया जाता है तो वो चारकोल पाउडर वो सभी गैस जो उस सिलेंडर में थोड़ा थोड़ा गैस रह गया है वो क्या करता है, उस गैस को अपने सतह पर चिपका लेता है। कौन सा? चारकोल अपने सतह पर अन्य गैसों को चिपका लेता है, जिससे उस गैस में निर्वात उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं कि इसका दूसरा उपयोग क्या है। दूसरा इसका उपयोग होता है बाबू आर्द्रता नियंत्रण में। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं इनह्यूमिडिटी कंट्रोल में भी किया जाता है। ठीक है, तो आप दूसरा इसका बोल सकते हो कि इसका उपयोग आर्द्रता नियंत्रण में किया जाता है। आर्द्रता नियंत्रण में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह का जो वायु है उसमें नमी ज़्यादा है तो उसको शुष्क वायु में परिवर्तन करने के लिए हम लोग जनरली सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं या फिर एल्युमिनियम जेल का उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि सिलिका जेल आप लोग देखे भी होंगे और मैं बता देता हूँ, जैसे कि जिसको आप लोग फोम बोलते हैं, फोम। ठीक है, तो सिलिका जेल को अगर वायु में रख दीजिएगा जहाँ पर नम वायु हो तो वो नम वायु से वो क्या कर लेता है, उसमें जो नमी होती है उसको अपनी सतह पर चिपका लेता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोग को देना चाहूँगा। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में किचन में कहीं अगर थोड़ा सा नमक गिर जाता है तो कुछ समय बाद देखते होंगे कि वो नमक गीला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि नमक वहाँ अधिशोषक का कार्य करता है। जैसे ही आपके किचन में थोड़ा सा नमक गिर जाता है वो आसपास के जो वायु में जो नमी है, जो नमी मतलब क्या, उसमें जो जल के छोटे छोटे कण है वो उसको अपने सतह पर चिपका लेता है और इस तरह से आपका नमक जो किचन में गिर जाता है वो कुछ देर के बाद देखिएगा वो गीला हो जाता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अधिशोषण का क्या उपयोग होता है। तो तीसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम लोग बीमारियों के इलाज में भी करते हैं। ठीक है, बीमारियों के इलाज में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ पाउडर ऐसे होते हैं वहाँ पर छिड़काव कर देने के बाद क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं उस पर आकर क्या हो जाते हैं, उसके सतह पर आकर चिपक जाते हैं। तो इसका तीसरा उपयोग हो गया कि बीमारियों के इलाज में। तीसरा क्या हो गया, बीमारी के इलाज में। तीसरा क्या हो गया बाबू, बीमारियों के इलाज में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि और इसका क्या उपयोग है तो चौथा जो उपयोग है इसका वो है, इसका उपयोग हम लोग गैस मास्क में भी किया जाता है। अधिशोषण का उपयोग गैस मास्क में भी होता है। ठीक है, और कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ। गैस मास्क में जैसे कि बहुत सारे मजदूर जो कोयले की खदान में काम करते हैं तो हो सकता है कि उसमें से कुछ जहरीली गैसों का रिसाव हो कुछ मात्रा में, तो वो गैस मास्क जो मास्क होता है वो क्या करता है, जहरीली गैसों को वो क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं सोखेगा, सिर्फ जहरीली गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, तो ये अधिशोषण के क्या हुए, 4 उपयोग हुए। ठीक है, तो काम कीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और हम कुछ देर के बाद अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए? ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है उत्प्रेरण। देखिए अधिशोषण का जो अनुप्रयोग में हम 4 दिखवाए हैं, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सर 4 ही होते हैं, नहीं, देयर आर मेनी मोर एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन।
ठीक है, लेकिन ये 4 मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैटालिसिस। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो मेरा टॉपिक का जो डाइवर्शन हुआ है, यहाँ से टॉपिक कुछ थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी तक अधिशोष और अधिशोषक यानी अधिशोषण और अवशोषण के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है कैटालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं कैटालिसिस। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कैटालिसिस के बारे में तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम था बर्जेलियस, उन्होंने किया क्या कि किसी रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन है तो उस पर बाहरी पदार्थ के बारे में अध्ययन किया। ठीक, बाहरी पदार्थ के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कोई केमिकल रिएक्शन या बहुत स्लो हो रहा है या फिर बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा बाहरी अगर चीज़ उसमें ऐड कर देते थे तो जो केमिकल रिएक्शन स्लो होता था उसमें थोड़ा सा अगर कोई बाहरी चीज़ ऐड कर देने के बाद, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐड कर देंगे, कुछ खास पदार्थ को ऐड कर देने के बाद अभिक्रिया की दर बढ़ जाया करता था। और जो अभिक्रिया बहुत धीमे होती थी उसमें भी कुछ ऐसी पदार्थ थी जिसको डालने के बाद वो अभिक्रिया दर बहुत ही क्या हो गया, स्लो हो जाया करता था। ठीक है, तो वो आखिर वो पदार्थ कौन होते हैं? वो पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक। उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, मैं इसको अपने जनरल लाइफ से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हो रहा है। ठीक है, 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हो रहा है, तो दोनों व्यक्ति के बीच जब झगड़ा हो रहा है, देखिए तीसरा आदमी जाकर उसको उलझाने की या फिर सुलझाने की कोशिश कर सकता है। देखिएगा 2 आदमी के बीच जब झगड़ा हो तो ऐसा जो तीसरा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है, या तो वो ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति झगड़ा को छुड़ाने गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में और लहरा लगाने गया हो, मतलब और झगड़ा लगा देगा चुट्टा वो। ठीक है, तो 2 टाइप्स के आदमी होते हैं, एक झगड़ा लगाने वाले और एक झगड़ा को छुड़ाने वाला। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक जो होता है ना बाबू, उत्प्रेरक जो होता है वो एक तरह से देखा जाए ना कि 2 झगड़ा करने वालों के बीच में वो तीसरा व्यक्ति होता है उत्प्रेरक। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर उत्प्रेरण को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि उत्प्रेरक क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उत्प्रेरक। हेडिंग देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को बाबू इंग्लिश में कहते हैं कैटालिस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू? कैटालिस्ट। अब उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वैसा पदार्थ होता है जो अपने में बिना किसी परिवर्तन के उस रासायनिक अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देता है। उसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरण कहेंगे, उसे हम उत्प्रेरक कहेंगे, उत्प्रेरक। और ये जो घटना हो रही है ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरण। मैं समझाता हूँ, उसको समझिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हो रहा है। ठीक, और जो तीसरा व्यक्ति जो झगड़ा छुड़ाने जा रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम होता है या तो आपके झगड़ा करने की दर को घटा सकता है, मतलब झगड़ा को ख़त्म करवा देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों व्यक्ति के बीच झगड़ा को बढ़ा दे, तो वो भी उत्प्रेरक ही होगा। यानी जो बिचवनिया होता है, वो झगड़ा लगावन भी हो सकता है और झगड़ा छुड़ावन भी हो सकता है। मतलब झगड़ा लगाने वाला भी हो सकता है और झगड़ा छुड़ाने वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट वैसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को घटा देता है या फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी घटना जो हो रही है उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और लिखते हैं इसको, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि उत्प्रेरक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्प्रेरक का क्या डेफिनेशन होगा। तो हम यहाँ को बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो बिना अपने किसी परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर दे, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान देना कि उत्प्रेरक का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जो बिचवनिया होता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। झगड़ा कीजिएगा तो कपार फूटेगा तो आपका फूटेगा, बिचवनिया का नहीं फूटा। वो तो छोटा काकर बीच में झगड़ा लगा देगा और झगड़ा लगा के चल देगा। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? देखो केमिस्ट्री कितना सा चीज़ सिखाता है। ठीक है, कि बिचवनिया को कुछ नहीं होता, उत्प्रेरक बिचवनिया होता है, नहीं होता है जी। तो उत्प्रेरक बिचवनिया हो गया। मान लीजिए कि 2 आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तीसरा आदमी जाकर उसको बचा रहा है। ठीक है, तो बचा रहा है तो अगर झगड़ा बच गया तो ठीक है,
तब तो समझिए कि उत्प्रेरक अच्छा आदमी है। लेकिन अगर उत्प्रेरक झगड़ा लगावन आदमी होगा तो क्या करेगा, जा करके इसके शिकायत उससे, उसका शिकायत और इससे कर देगा। तो पहले क्या होता है कि बाता बाती हो रहा था, अब क्या होगा कि छोटा छोटी होने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेरक झगड़ा लगा करके साइड हो जाता है। देखिएगा, जो झगड़ा लगाना होता है वो बीच में मार खाने नहीं जाता है, मार अभी खाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि वैसा पदार्थ जो बिना अपने किसी परिवर्तन के, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी आपकी झगड़ा की करने की जो दर है उसको प्रभावित कर सकता है। प्रभावित करने का मतलब होता है बाबू, या तो झगड़ा करने की दर को घटा देगा या फिर बढ़ा देगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बिचवनिया को उत्प्रेरक कहेंगे, और ये जो पूरी घटना हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरण कहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक क्या है, ठीक है। और देखो, उत्प्रेरक जो काम क्रिया कर रहा है ना, उसी घटना को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि उत्प्रेरण क्या होता है और उत्प्रेरक भी क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए जल्दी, और आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण के प्रकार। नोट कर लिए, ठीक। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है बाबू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस यानी कि इसको बाबू बोलते हैं उत्प्रेरण के प्रकार। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण के प्रकार, ठीक है। उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरण के जो प्रकार होते हैं बाबू, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्प्रेरण के प्रकार की अगर बात करें तो ये बाबू 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। तो पहला होता है बाबू समांगी उत्प्रेरण। पहला होता है समांगी उत्प्रेरण। इसको बाबू इंग्लिश में कहा जाता है होमोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस। और जब एक समांगी हो गया तो बाकी तो अब समझदार ही हैं। क्या हो जाएगा समांगी, तो एक दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विसमांगी। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विसमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के आपके उत्प्रेरण होते हैं, एक समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विसमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं समांगी उत्प्रेरण। जल्दी से इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नोट कर लिए, बहुत अच्छा। तो चलिए आगे बात करते हैं समांगी उत्प्रेरण के बारे में। तो चलिए समझते हैं समांगी उत्प्रेरण के बारे में। अच्छा, आप ये बताओ कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप लोग तो बहुत तेज हैं, फटाक से कहिएगा ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था है सर, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ समांगी उत्प्रेरण में, तो इसमें बाबू कुछ नहीं है। किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। और जो बिचवनियमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, बोलते हैं। अरे भाई ये समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए A प्लस B ये बदल गया C में, तो A और B को आप कहते हैं अभिकारक, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं, बहुत अच्छा। C को आप उत्पाद कह देते हैं, क्या कह दिए, उत्पाद। आज जवन बिचवनिया डालते हैं, बिचवनिया ही देखो छोटा एगो में आ गया, मान लीजिए कि M आ गया, M। तो ये जो बिचवनियावा है इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। यानी शॉर्टकट में बाबू कहे ना, तो जब किसी की शादी होता है तो जो अगुआवा होता है, अगुआवा वो होता है उत्प्रेरक का काम करता है।
या तो शादी दोनों का सेट करवा देगा और नहीं तो शादी को कटवा देगा। मेरी बात समझ में आ गया ना। तो ये बिचवनिया हो गया। बिचवनिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, तो सुनो समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। यदि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक सब, यानी अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों पदार्थ की एक ही अवस्था में हो, मतलब कि अगर अभिकारक भी ठोस, उत्पाद भी ठोस और उत्प्रेरक भी ठोस, तो अगर कंडीशन आ रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण। अब इसी में कोनो गधा होगा, सोचेगा, कहेगा सर एक बताइए, ठोस ठोस तो कह दिए, अगर गैस गैस हो तो अरे छोटा गैसो रहेगा तो वह होगा। अगर अभिकारक भी गैस, उत्पाद भी गैस और उत्प्रेरक भी गैस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण। अब यही में और कौन होगा? कहेगा कि सर अगर लिक्विड लिक्विड हो तो वह होगा। अगर अभिकारक भी लिक्विड, उत्पाद भी लिक्विड और उत्प्रेरक भी लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा? समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। लिख दें? चलो लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब अभिकारक, जैसे कि मैंने पहले बोला था, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो तो क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। जैसे देखो यहाँ SO2 जो कि गैस स्टेट में है, यहाँ लिखा हुआ है गैस में है, O2 भी गैस में है, यानी कि अभिकारक क्या हो गया? गैस में। यहाँ SO3 बना है तो ये भी क्या है? गैस में है। और यहाँ पर ये छोटा देखिए बीचों में जो बीचवनिया है वो क्या है? ये उत्प्रेरक है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या है? देखो उत्प्रेरक भी किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों क्या है? एक ही अवस्था में है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे होमोजेनस प्रोसेस, होमोजेनस कैटालिसिस बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, इसको बैलेंस करना चाहते तो बैलेंस कर सकते हो बाबू। कैसे बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर क्या लगा देंगे? इधर 2 लगा देंगे और इधर भी क्या लगा देंगे? 2। मेरी बात समझ में आएगा? तो एक काम करते हो, इसको जल्दी से नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं हेट्रोजेनस कैटालिसिस की तरफ, यानी कि विसमांगी उत्प्रेरण क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। जल्द मिलते हैं थोड़ी देर में, जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं तो दूसरे तरफ विसमांगी उत्प्रेरण की तरफ। ठीक, तो दूसरा हो गया बाबू आपका क्या चीज़? विसमांगी उत्प्रेरण। क्या चीज़? देखो नाम से लग रहा है विसमांगी उत्प्रेरण। वी मतलब क्या? वी मतलब बेमेल, मतलब जिसमें मेल नहीं लगे, यानी कि अभिकारक कोनो दूसरे स्टेट में, उत्पाद कोनो दूसरे स्टेट में, उत्प्रेरक कोनो दूसरे स्टेट में। ठीक, यानी कि दूसरा अवस्था में हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए गैस स्टेट में है। ठीक, बी ये भी क्या है? गैस स्टेट में है, अभिकारक गैस में हो गया। ठीक है, लेकिन जो यहाँ C बना है मान लो कि वो लिक्विड स्टेट में है। आज जो यहाँ पर कैटालिस्ट डाला गया है, कैटालिस्ट, ठीक है, ये बिचवनिया जो डाला गया, मान लीजिए बिचवनिया का नाम है D। ठीक है, अभी मान लीजिए ये हो जाए सॉलिड स्टेट में, तो ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड, ये हो सॉलिड, दोनों का अवस्था ही सेम नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेट में हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? विसमांगी कैटालिसिस है। मेरी बात समझ में आ गया होगा आपको कि समांगी क्या होता है? समांगी मतलब क्या? अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में। अभिसमांगी मतलब क्या? इसमें से हो सकता है कि अवस्था, तीनों की अवस्था क्या हो? समान नहीं हो। मेरी बात समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट, विसमांगी उत्प्रेरण। तो यहाँ पर हम लोग विसमांगी उत्प्रेरण को यदि देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में हो तो इस प्रक्रम को विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक जो है लोहा, वो क्या चीज़ है? लोहा किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर पदार्थ की अवस्था क्या है? अलग अलग है। अतः ये जो प्रोसेस होगी वो होगी हेट्रोजेनस कैटालिसिस, यानी कि विसमांगी उत्प्रेरण। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अधिशोषण के उपयोग समझ में आ गया होगा और उत्प्रेरण भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा भाई उत्प्रेरक का
उत्प्रेरक का प्रकार, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि उत्प्रेरक यानी जो बिचवनिया होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो बिचवनिया होता है दो व्यक्तियों के बीच, या तो वो झगड़ा लगावन होता है या फिर झगड़ा छुड़ावन। तो आइए मिलते हैं और देखते हैं कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक इसको अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप इसका कॉपी में जो नोट किए हमको उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हम देख लेंगे कि आप कितना पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।